हेलो स्टूडेंट्स, वैसे हम आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन का चैप्टर 8 तक कंप्लीट करा चुके हैं विद एग्जाम्पल रिटन। ठीक है, तो चैप्टर 8 में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट कराए थे। अब हम चलते हैं चैप्टर 9 की ओर। क्या चलते हैं? चैप्टर 9 की ओर इंग्लिश ट्रांसलेशन में चैप्टर 9। चैप्टर का नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो क्लास 8 का इंग्लिश ट्रांसलेशन का ये चैप्टर 9 है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसको देखते हैं। ओके, तो कैसे पहचानेंगे कि कौन सा टेंस, ये टेंस हमारा फ्यूचर में है, फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो पहचान क्या है ये, तो पहचान लिखेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में दा, भी, आदि शब्द आते हैं। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पहचान कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, और क्या है कि प्रायः वाक्यों में भविष्य काल सूचित किया जाता है। प्रायः वाक्यों में काल सूचक शब्द कल, परसों, अगले वर्ष आदि भी आते हैं। ठीक है, तो प्रायः वाक्यों में भविष्य काल सूचक शब्द जैसे कल, परसों, अगले वर्ष भी आते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पहचान है कैसे कि हमारे जो वाक्यों के अंत में गे आए, और इसके अलावा जो भविष्य काल सूचक जो शब्द होते हैं जैसे कल, परसों, अगले वर्ष आदि, ये भी आते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पहचानने की कि हम कैसे पहचानेंगे वो है। ठीक है, कि हम ये हमारा जो सेंटेंस है वो फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो उसकी कुछ सिम्टम्स होती, मतलब उसकी कुछ पहचान होती, वो है हमारे यहाँ। ठीक है, और एक और लिखेंगे इस काल की वाक्यों, इस काल के वाक्यों से
कार्य के पूर्ण होने अपूर्ण रहने या लगातार होते रहने के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं होता, कुछ भी ज्ञात नहीं होता। ठीक है, तो देखो इस कार्य के वाक्यों में कार्य के पूर्ण होने, अपूर्ण रहने या लगातार होते रहने के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं होता। ठीक है, तो क्या है, इस काल के जो वाक्य है उसमें जो कार्य है वो पूरा हुआ या अधूरा रह गया या लगातार अभी तक चल रहा है, लगातार होता रह रहा है, कि विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं होता है। ठीक है, ये हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान हो गई। रूल बन के हो सकती है, क्या है, इस टेंस के साथ वर्ब की प्रेजेंट टेंस या फर्स्ट टाइम ठीक है, तो इस टेंस के अंग्रेजी वाक्यों में विल या शैल के साथ वर्ब की प्रेजेंट टेंस या फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। प्रायः आई और वी के साथ शैल का और सब्जेक्ट के साथ ओके, तो क्या है, प्रायः आई और वी के साथ शैल का यूज किया जाएगा और जितने भी से सब्जेक्ट रहेंगे, चाहे वो सिंगुलर में हो प्लूरल में हो, उनको हम विल का ही यूज करेंगे उनमें। ओके, तो ये रूल है हमारे। अब हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस बनाना।
यानी सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक ठीक है। जैसे सकारात्मक वाक्य में यानी अफर्मेटिव सेंटेंसों में सब्जेक्ट के बाद विल, सेल और वर्ग के प्रेजेंट यानी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं ठीक है। एफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव स्टेटमेंट यानी सकारात्मक वाक्यों में क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद विल या सेल और वर्ब की प्रेजेंट टेंस यानी फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ये हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, इरेज करके देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं उसके प्रश्न का उत्तर दूंगी। आई और वी के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज करना है, सेल का। तो आई सेल रिप्लाई टू हर क्वेश्चन। ठीक है, मैं उसके प्रश्न का उत्तर दूंगी। तो आई सेल रिप्लाई टू हर क्वेश्चन। जैसे हम आज मैच खेलने जाएंगे। तो वी, आई और वी के साथ हमें सेल लगाना। तो आई वी सेल गो टू प्ले द मैच टुडे। ओके, मैं उसके प्रश्न का उत्तर दूंगी। तो आई शैल रिप्लाई टू हर क्वेश्चन। हम आज मैच खेलने जाएंगे। तो पहले तो हमारी पहचान क्या है, द लास्ट में आएगा। सेकंड है आई और बी के साथ हम सेल का यूज करेंगे और अन्य जो सब्जेक्ट रहेंगे उनके साथ हम विल का यूज करेंगे। ठीक है, हवाई जहाज बिल्कुल ठीक समय पर हवाई अड्डे पहुंचेगा। ठीक है, गाड़ी से हमें पता चल जाता है कि सेंटेंस कौन सा है। ठीक है, तो बनाएंगे एरोप्लेन
हेल्पिंग वर्ब कौन से लगाने हैं, क्योंकि आई और बी के साथ सेल का यूज होगा और जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे उन सब के साथ हम विल का यूज करेंगे। द एरोप्लेन विल हवा ठीक समय पर हवाई अड्डे पहुंचेगा। विल रीच द एयरपोर्ट विल रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम, कब, टाइम पर। ठीक है, समझ में आ गया। ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव है, कंप्लीट करवा दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नेगेटिव वाले में। फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस होगा। नेगेटिव स्टेटमेंट पर तो नकारात्मक वाक्यों में, ठीक है, नकारात्मक वाक्यों में विल सेल के बाद नॉट का प्रयोग करती हूँ, नॉट का प्रयोग करती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे वह झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है, तो he will not ओके। कैसे हमें यानी विल और सेल के बाद नॉट का यूज करना है। सेंटेंस हम वैसे बनाएंगे, लेकिन याद रखना है कि ही सी एक कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो, हमें विल का यूज करना है। सिर्फ आई और वी के साथ सेल का यूज करेंगे। ठीक है, अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। वह कल दफ्तर तो he will not go to office वह कल दफ्तर नहीं जाएगा। तो he will not go to office tomorrow। निधि वहाँ तीन दिन नहीं will not stay there ओके। कैसे निधि वहाँ 3 दिन तक नहीं ठहरेगी, 3 दिन नहीं ठहरेगी। तो निधि विल नॉट स्टे देयर 3 days। ओके, ये आपका नेगेटिव है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना है और जो आपका सेंटेंस है
वो पूरा वैसे ही बना देना है अफर्मेटिव की तरह। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंट्रोड्यूस की ओर। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। सब्जेक्ट से पहले सेल्फ बिल का यूज करती हूँ। Where, how, which, आदि प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग से ही किया जाता है। Where, how, which, what, why जो प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग सेल बिल से पहले किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारा पहला रूल था वो क्या है कि सब्जेक्ट से पहले बिल सेल का प्रयोग यूज करते हैं। यानी यदि वाक्य में क्या, यानी क्या, यदि वाक्य में क्या शब्द पहले आता है, यानी हमारे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें अगर क्या पहले आए तो हमें कर्ता को देख के, कर्ता को यानी सब्जेक्ट को देखकर हमें हेल्पिंग वर्ब पहले रखनी है, यानी बिल सेल का यूज पहले करना है। इसके बाद अगर वाक्य के बीच में क्वेश्चन शब्द यानी क्वेश्चन वाला शब्द बीच में आता है तो सबसे पहले वेयर, हाउ, विच, व्हाट, व्हाई आदि जो प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं उनका यूज क्या करते हैं, बाद में करते हैं। इनका यूज क्वेश्चन वर्ड में क्वेश्चन शब्द उनका यूज पहले करेंगे। बिल सेल का जो हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज बाद में करेंगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे और अगर नहीं है तो फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लिया जाएगा। ओके, और रूल और देखते हैं। देखो जैसे नेगेटिव क्वेश्चन में
सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करते हैं और वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, क्या है, वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। वाक्यों के अंत में अगर क्वेश्चन प्रश्नवाचक शब्द है हमारा, तो वाक्यों के अंत में क्या करेंगे, हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ओके, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे क्या मैं खिड़की बंद कर दूं। क्या मैं खिड़की बंद कर दूं? तो क्या पहले है ना, अगर क्या पहले आता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को देखिए हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, तो सेल आई शट द विंडो। क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आप वापस कब आएंगे, कब आएंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो कब, इसमें क्या है, सेंटेंस में बीच में क्वेश्चन शब्द है, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश बनाएंगे ना, तो वेयर और हेल्पिंग वर्ब रखेगी यू के साथ विल, वेयर विल यू कम बैक। ओके, क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क रहेगा। अब और देख लेते हैं, क्या वे कल फिल्म देखने जाएंगे। तो क्या है, विल दे गो फॉर मूवी टुमारो। ठीक है, क्या वे कल फिल्म देखने जाएंगे, तो विल दे गो फॉर मूवी टुमारो। ओके, इस तरह से हमने आपको जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था वो आज हमने कंप्लीट करा दिया है। आपको पहचान बता दी है कि कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, यानी वाक्यों के अंत में गागी के आएगा, और इसमें क्या है, इस काल के वाक्यों से कार्य के पूर्ण होने, अपूर्ण रहने या लगातार होते रहने के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं रहती है। और इस टेंस के अंग्रेजी वाक्यों में विल या सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, और आई और वी के साथ सेल का यूज करेंगे, और अदर जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम विल का यूज किया जाएगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि क्या पहले आता है वाक्य में, तो सबसे पहले विल सेल हेल्पिंग वर्ब रखेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से,
और यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश बनाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, सब्जेक्ट रखा जाएगा, फिर नॉट लगेगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।